तो इस सरकार को तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सनातन के कोप का पुनरुद्धार अगर कोई कर सकता है, अगर कोई कर सकता था, तो एकमात्र सरकार है एनडीए सरकार। लालू यादव जी के शासनकाल को मैं आपको इतना तो जरूर कहूंगा कि ईश्वर वो दिन दोबारा न दिखाए। अगर वास्तव में सत्ता अपने चीजों को प्रदर्शित करती है और अगर वो बेहतर स्थिति में आते हैं, तो हमें लगता है कि अगले नए चेहरे के रूप में बिहार को एक सम्राट चौधरी के रूप में मिलने वाला है नया चेहरा। कब तक बनेंगे मुख्यमंत्री वो? इसका कह पाना शायद ये असंभव जैसा विषय है। उनके उम्मीदों पे, लालू जी की उम्मीदों पे वो बेहतर तरीके से खरे नहीं उतर पाए। इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं, वो लालू जी के खानदान में पैदा हुए, वो युवराज कहलाए, लेकिन युवराज की पद्धति में वो अपने आप को रख नहीं पाए। एनडीए सरकार में ही एक बड़ा चेहरा है जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसको मैंने आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। सम्राट चौधरी जी हैं। बिल्कुल। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको पता है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ सरकार धाम फाउंडेशन के संस्थापक और युवा ज्योतिषाचार्य आचार्य अश्वनी सरकार जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। ज्योतिष के बारे में बीएचयू से इन्होंने पढ़ाई की है और वहीं पर ये प्रोफेसर हैं। मूल रूप से बिहार के निवासी है, पटना से आते हैं। क्या कुछ कहिएगा बाबा, किस तरीके से देखते हैं बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा? जैसे बिहार की राजनीति में हम एक पक्ष ये देखें कि अब की युवा पीढ़ी किसको हमारे बिहार के समक्ष जो है बिहार की का जो नेतृत्व हो किसको सौंप रही है। बिल्कुल। उस कड़ी में युवा के तौर पे देखें तो पूर्व एनडीए सरकार से अगर मैं ले लूं तो नीतीश जी हैं, है ना। एनडीए सरकार में ही एक बड़ा चेहरा है जिसका नाम सामने आ रहा है, जिसको मैंने आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। सम्राट चौधरी जी हैं। बिल्कुल। आप एक और युवा चेहरा देख सकते हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी जो हैं एलजेपी से। बिल्कुल, है ना। और विपक्ष के तौर पे आप देखें तो एक बड़ा चेहरा तेजस्वी जी हैं। बिल्कुल, है ना। विपक्ष में सबसे मजबूत मुझे तेजस्वी जी ही लगते हैं। विपक्ष में और बैठने की स्थिति प्रशांत किशोर जी आए, परंच बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाए बिहार के लिए। तो विपक्ष में ऐसी चीजें रही है और वास्तव में कोई पक्ष का विपक्ष मजबूत चेहरे के साथ नहीं है, है ना। और ज्योतिषीय गणना भी यही बता रही है। देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार हम बातचीत करेंगे। क्या तेजस्वी यादव का जो ग्रह नक्षत्र है, उनके हिसाब से मुख्यमंत्री बनने के संकेत उनको मिल रहे हैं इस बार के बिहार चुनाव में? बात है ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होना और उस प्रभाव से अपने आप को प्रभावित करना, दोनों दो चीजें हैं। बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हम पे जितना भी बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके प्रभाव को जो है उसके प्रभाव से हम प्रभावित ना हो, बिल्कुल, उसके प्रभाव का हम लाभ ही न ले पाए, तो ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे इतने अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं, वो लालू जी के खानदान में पैदा हुए, वो युवराज कहलाए, लेकिन युवराज की पद्धति में वो अपने आप को रख नहीं पाए। उनके उम्मीदों पे, लालू जी की उम्मीदों पे वो बेहतर तरीके से खरे नहीं उतर पाए। तो ग्रह नक्षत्र का सही होना, कहते ना, जल का शुद्ध होना अच्छी बात है, लेकिन पात्र के नीचे आधार तो रहना चाहिए ना। बिल्कुल। बिहार में कहते हैं ना उसको पेनी कहते हैं ना। हाँ। लोटा के नीचे पेनी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जल, शुद्ध जल तभी तो ग्रह का प्रभाव तभी तो उसमें स्थिर रहेगा। तो ऐसी ही चीजें हैं। ग्रह का प्रभाव बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पात्र होना आवश्यक, उसका पात्र होना आवश्यक है। उस पात्र में आप रहें जिससे कि उसके प्रभाव से आप प्रभावित हो सके। तेजस्वी यादव का जो डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1979, 9 नवंबर 1979, किस तरीके से देखते हैं उसके हिसाब से बताइए। क्या उसी के हिसाब से मैंने आपसे बात की। मेरे पास पूरा डेटा है, तेजस्वी जी का डेटा है, नीतीश सर का डेटा है, प्रशांत किशोर जी का डेटा है, चिराग पासवान जी का डेटा है, सम्राट चौधरी जी का है। तो ऐसे कई सारे बिहार के जो दिग्गज नेता हैं, उनका एक डेटा कलेक्शन है मेरे पास। मैंने उन पर रिसर्च किया है प्रॉपर। ऐसे ही मैंने नहीं बताया आपको कि अभी तेजस्वी जी का जो पात्र का आधार न होना या ग्रह का प्रभाव का लाभ न ले पाना, वो एक गणना है। उस गणना के हिसाब से ही मैंने आपको बताया। बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं?
प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ग्रह के दशा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके प्रभाव को लाभान्वित नहीं हो रहे हैं वो, है ना। इसके भी कई सारे कारण हैं। कब तक बनेंगे मुख्यमंत्री वो? इसका कह पाना शायद ये असंभव जैसा विषय है, लेकिन हाँ ये तय है कि राजयोग की स्थिति है और अच्छी स्थिति है। एक अच्छे विपक्ष के रूप में वो अपने आप को रख सकते हैं, लेकिन इनका जो बुद्ध की स्थिति जो है इनकी, वो बहुत अच्छी नहीं है। खुद क्या जुगाड़ करना पड़ेगा उनको। हाँ, उनको बुद्ध की स्थिति अच्छी नहीं। बौद्धिक स्तर का विकास होना बहुत आवश्यक है। वो ग्रह दशा जो है, बुद्ध एक बौद्धिक स्तर के विकास को, वाचाल पद्धति को, इन चीजों को मजबूत करता है, तो उस हिसाब से इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से उनका जो पारिवारिक विवाद बढ़ता है, या फिर उनके बड़े भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, या फिर बहन को लेकर जो भी विवाद होता है, इस सबको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक चीजों पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस पर विशेष जानकारी भी नहीं रखता हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपसी विवाद का कारण जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता आड़े में है। नहीं, जिस तरीके से उन पे आरोप लगते हैं कि भाई पार्टी से निष्कासित हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, तो ये सब प्रभावित करेगा उनके मुख्यमंत्री बनने पे? नहीं, बिल्कुल प्रभावित, क्यों नहीं प्रभावित करेगा। नहीं प्रभावित करने का कोई उपाय ही नहीं। जैसे हम एक साथ हैं, तो हम 4 चीजों को एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब 4 चीज आप भी कर रहे हैं, वही 4 चीज मैं कर रहा हूँ, तो चीजें तो बटेगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी प्रभाव है, कहीं ना कहीं मेरा भी प्रभाव है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी का भी प्रभाव है, कहीं कहीं तेजस्वी जी का भी प्रभाव है। तो जब प्रभाव ही आपस में जो है बट जाए, तो उसका जो विपक्ष है उसका फायदा तो लेगा ना। बिल्कुल। तो वही फायदा विपक्ष उठा रही है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मतदान की तिथि आ गई है, जो रिजल्ट घोषित होगा उसकी भी तिथि आ गई है। उस तिथि के अनुसार ग्रहों का क्या कुछ योग बन रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह है जो इस पे प्रभाव डालेगा? देखिए, दरअसल ग्रह का प्रभाव किसी पार्टी पे तो नहीं है। दिन के हिसाब से देखें तो जैसे 6 नवंबर को वोटिंग है, 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में वोटिंग है, और 14 नवंबर को उसका जो है परिणाम आएंगे। तो इस हिसाब से जो 6 और 11 जो 2 डेट है, इस डेट के हिसाब से आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को मिलने वाला है ज्यादातर, तो वो सत्ताधारी पक्ष को मिलने वाला है। अच्छा जी, ज्योतिषीय गणना बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं ये। जो सत्ताधारी, जो अभी सत्ता में हैं, बिल्कुल, उनको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि निरंतरता दिखा रही है ना, है ना। सूर्य का बल है, शनि का बल है, बृहस्पति का बल है। कहा यह भी जाता है जहां सूर्य और बृहस्पति का बल हो वहां पे चाहे। हाँ, वो उदय का कारक है ना। वो उदय ही देगा, वो अस्त की, इसलिए मैंने कहा ना कि वो अस्त की प्रक्रिया में नहीं है। जी। अच्छा, एक सवाल अब हम चिराग पासवान से लेना चाहेंगे। चिराग पासवान युवा हैं, उनका भी डीओ भी आपके पास है। जी, चिराग पासवान युवा चेहरे हैं जी। तो बिहार की राजनीति में सीएम फेस को लेकर उभरने का संकेत मिलेगा? वास्तव में जहां तक मैंने चीजों को सुना है, चिराग पासवान साहब को बीजेपी का हनुमान कहा जाता है। हाँ। तो हनुमान जी जो हैं, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया सीट के बंटवारे के लोग लेके कि जिधर बीजेपी कहेगी उस स्थिति में मैं किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ। इसका मतलब पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आप, देखते हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। वो थोड़े जिद्दी भी हैं, अड़ियल भी हैं। आप देखते युवा हैं, हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल। अरे क्यों नहीं, मैं बिहार का हूँ, मैं युवा हूँ, मैं क्यों पॉलिटिक्स में नहीं लूंगा। मेरा मुख्य प्रयोजन, वास्तव में आपको सच बताऊं तो कुंडली का जो मेन साधन है, जो कुंडली हम प्रयोग में लाते हैं, जो कुंडली हम प्रयोग करते हैं, तो किसी बड़े नेता पे करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे करते हैं। तो अब मैं वो देख रहा हूं कि जब कुंडली पे रिसर्च ही करना है, तो मैं बिहार के पक्ष में क्यों ना करूं। बिल्कुल, मैं उसी राज्य का हूं, देखूं कि बिहार का उदय कब हो रहा है, बिहार में कैसे कैसे लोग हैं और किन की क्या स्थितियां बन रही है, उस पर हम बात करने के लिए आज बैठे भी हैं आपसे। बिल्कुल, उसी रिसर्च को लेकर के। मंगल और शनि किसको दक्ष बना रहा है इस बार? मंगल और शनि सत्ताधारी पक्ष को दक्ष बना रहा है। क्या क्या प्रभाव? कर्म का भाव कार्मिक बना रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले जब एनडीए सरकार बनी थी पिछले बार, और कुछ 17 महीने के आसपास जो है दूसरे पक्ष में रही सरकार, है ना, महागठबंधन में जाकर के सरकार बनी, उस समय रफ्तार रुकी, गति रुक गया, कर्म का भाव ही रुक गया। लेकिन अब जो है
कर्म का भाव तेज गति से पिछले 6 महीनों से लगभग बिल्कुल तेज स्थिति में है और विकास के रफ्तार पे है। तो हम तो कहेंगे सत्ताधारी पक्ष के उसमें है। अगला सवाल ले ले। जी बिल्कुल। बिहार की राजनीति में राजयोग और संघर्ष योग किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, वास्तव में राजयोग तो तेजस्वी जी के पास भी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि संघर्ष की प्रक्रिया उनकी सबसे ज्यादा रहेगी, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। राजपक्ष अच्छी बात यह है कि युवा एनडीए के युवा प्रत्याशी के रूप में और बड़े चेहरे के रूप में वो उभरे हैं, है ना, सम्राट चौधरी जी। बिल्कुल, राजयोग उनके पक्ष में बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहा है, सम्राट चौधरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजपक्ष उनका में अच्छी बात यह है कि उनका जो है ना, उनकी शैली देखिए, आभा देखिए, सूर्य उस व्यक्ति का बहुत उच्च का है। जी बिल्कुल, जिसका बोलने के बलवान हो। हाँ, बुद्ध इसका वचन से देखिए क्या मतलब बोलते हैं वो, है ना। तो उनके योग में बहुत अच्छी योग बन रही है। अगर वास्तव में सत्ता अपने चीजों को प्रदर्शित करती है और अगर वो बेहतर स्थिति में आते हैं, तो हमें लगता है कि अगले नए चेहरे के रूप में बिहार को एक सम्राट चौधरी के रूप में मिलने वाला है नया चेहरा, मुख्यमंत्री। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाला है, लेकिन एक बड़ा चेहरा मिलने वाला है बिहार को। बीजेपी काफी प्रमोट भी कर रही है उनको। अच्छा, एक सवाल ये लेंगे कि बिहार से हैं तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा ही, तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर पॉलिटिशियन आपको कौन लगता है, जो राजनेता आपको अच्छे लगते हो? वास्तव में हमने नीतीश जी को देख करके अपना बचपना गुजारा है, युवा अवस्था में नीतीश जी को देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक जो कालखंड होता है ना, कि व्यक्ति की एक अवस्था के साथ, लेकिन वास्तव में नीतीश जैसा शासक, अद्भुत शासक है नीतीश जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए के साथ जुड़ करके उन्होंने अपनी चीजों को और अपने जीवन को, अपने पार्टी को बहुत बेहतर लेके आगे गए हैं वो। तो इस पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल, है ना। अब लालू यादव का जो शासनकाल था, नीतीश कुमार का जो शासनकाल था, तो लालू यादव के शासनकाल को किस तरीके से देखते हो और नीतीश कुमार के शासनकाल को किस तरीके से देखते हो? लालू यादव जी के शासनकाल को मैं आपको इतना तो जरूर कहूंगा कि ईश्वर वो दिन दोबारा न दिखाए। हाँ बिल्कुल। तो लोग सब कहते थे कि जंगल राज था। सर, वो जंगल राज था नहीं, वो मतलब उस जंगल में बड़े बड़े एनाकोंडा भी थे। एनाकोंडा थे जी, शेर होते तो चलो ठीक है, बिल्कुल, उसमें बड़े बड़े एनाकोंडा, मगरमच्छ पाले हुए थे उस जंगल राज में। अब मगरमच्छ रूपी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैसे कैसे मगरमच्छ थे, कितने कितने डॉन हुए। मैंने देखा है लखीसराय के बेल्ट को, मैंने जमुई के बेल्ट को, नक्सलवाद क्षेत्र को देखा। मैं जमुई का रहने वाला हूँ, लखीसराय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। बिल्कुल, है ना। तो मैंने देखा है उस समय की क्या स्थितियां रही है। 2003, 2004, 2005 इन चीजों को बचपना मैंने देखा है। माँ कहती थी 6 बजे के बाद कि घर से बाहर नहीं जाना है बेटा। मेरे दादाजी हाई स्कूल के टीचर थे, तो कहते थे मास्टर का बेटा हो, मास्टर का पोता हो, उठा के लेके चला जाएगा तुमको, किडनैप हो जाएगा। जी बिल्कुल। सर, हम पे आरोप लगे हैं, 2010 में मेरे ऊपर आरोप लगा है। किस टाइप का आरोप? ऐसे ही चीजों को लेकर के। अब कोई बदमाशी कर रहा है, कोई रंगदारी कर रहा है, तो मैंने उसका विरोध किया, उसके ऊपर आरोप लगाया मेरे ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बाहुबली लोग थे, तो उन्होंने केस वेस कर दिया था, तो उस समय बरी हुआ हूं। एक सवाल हम आपके प्रोफेशन से लेना चाहेंगे। आप जो जी बिल्कुल बिल्कुल। युवा है, सबकी दिल्ली इच्छा होती है कि हम नीट निकाले, आईआईटी निकाले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वगैरह वगैरह जो भी होता है। आपने मतलब इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? आप बीएचयू गए, वहां से पढ़ाई की है, वही प्रोफेसर हैं? नहीं, मैं वहाँ प्रोफेसर तो नहीं हूँ, मेरी वहां से पीएचडी चल रही है अभी। बिल्कुल, है ना। और पीएचडी के दौरान ही कक्षाएं मिलती है, मैं वहाँ अध्ययनरत ही हूँ फिलहाल। अच्छा, पढ़ाई भी चल रही है? जी, वहीं से मेरी पीएचडी चल रही है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों मैं इस प्रोफेशन को ही अपनाया। बिल्कुल, मैं वास्तव में गुरुकुल परंपरा से हूँ। मैंने 2005 से 2010 तक वैदिक गुरुकुल में पढ़ाई की। हमारे बिहार के एक बड़े विद्वान हुए पंडित कमलनयन पांडे जी, बिल्कुल, मेरे गुरु हैं। उन्हीं के संरक्षण में वह वेद विद्यालय
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ। और मैं ये दावे के साथ आपको आज एक बात बता रहा हूं, जब आपने पूछा कि वेद विद्यालय और कैसे इन चीजों में आया, उस वेद विद्यालय में हम 40 लड़के एक बैच में थे, 40 लड़के, 39 लोग जॉब में हैं। कोई भी ऐसा विद्यालय उठा के दिखाइए जिसका एक बैच का लड़का वो 99 नहीं 100% सक्सेस देके निकालता हो। 99% प्लस। सर मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जॉब में नहीं हूं, और सब के सब नौकरी में है, सब के सब केंद्र में, राज्य सरकार में, सब के सब नौकरी में है। तो वो ऐसे वेद विद्यालय से मैं अपने आप को वृद्धि की तरफ लेके आया। वहां से एक क्रम बना बीएचयू का, जहां से बीएचयू से मेरी शास्त्री की डिग्री हुई, शास्त्री ग्रेजुएशन, मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया, वहां से एमए किया, वहीं से पीएचडी चल रही है। तो इस पक्ष में है कि मुझे लगा कि संसार में सब नौकरी की तरफ जा ही रहे हैं, मेरे बैच के 39 लोग नौकरी में चले गए, एक तो कोई बचे। 100% रेशियो जाएगा तो और लोग बुरा मान जाएंगे ना। कम से कम एक लोग तो बचे जो नौकरी ना करे। तो मैंने इस रास्ता को चुना, और वास्तव में मैं युवाओं को के लिए मैं ये कहना चाहूंगा और बिहार वासियों के लिए कहना चाहूंगा बिल्कुल कि ये रास्ता मेरा स्वयं का तो है ही, लेकिन सनातन के प्रति समर्पित मेरा जीवन, इसी के प्रति, जैसा आपने बताया कि मैं सरकार धाम फाउंडेशन की स्थापना की मैंने, तो सरकार धाम फाउंडेशन वैदिक गुरुकुल की पद्धति को जीवित करने के लिए ही मैंने इन चीजों को अपनी तरफ रखा, और आगे भी मैं बिहार वासियों के सहयोग से ही अपने वेद विद्यालय को चलाऊंगा, अपने फाउंडेशन को चलाऊंगा। तो इसलिए मैं अब बिहार की सेवा में लगा हूँ, अच्छा, सनातन की सेवा में। एक सवाल रहेगा, लगातार विपक्ष जो है, जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, इस पर लगातार आरोप लगाती है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब जब इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने राम मंदिर की स्थापना की है, मंदिर बनाया वहाँ। इस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए, विपक्ष क्या कहती है हम उस पर तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक सनातनी होने के नाते, सनातनी ध्वजवाहक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सरकार ने सनातन को पुनर्जीवित किया है। अच्छा ये बताइए, मैं कॉरिडोर की जो परंपरा चल रही है, हर जगह नए नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर क्यों बनाए जा रहे हैं? हमारी पीढ़ी तक ही ऐसी है जो उन गलियों में, छोटे छोटे पतले पतले छोटे छोटे गलियों में जाकर के उस मंदिर में लाइन में लग के 18-18 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे लाइन में लग के दर्शन कर रही है। हमारी अगली पीढ़ी नहीं करेगी। नए पीढ़ी को, जिसको एक वर्ड मिला है ना आज के समय में, जेनजी, ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल। तो एक वर्ड तो जेनजी, जो हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो कैसे जुड़ेगी? उसको जुड़ने का कुछ तो प्रभाव चाहिए ना, आस्था से जोड़ने का। जैसा कि मैं बाबा आपके स्थान पे बैठे हुए थे, है ना, भारत लाइव के संस्थापक रहे हैं वो, तो उनका सवाल भी था ना कि कैसे युवाओं को आप सनातन के प्रति जोड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये सरकार ने वो किया, युवाओं को सनातन के प्रति कॉरिडोर बना करके, वहां भव्यता ला करके, सुंदरता ला करके, दिव्यता ला करके, नित्य नवीन ऊंचाइयों पे सनातन जो है अपने आप को प्राप्त हो रही है। तो इस सरकार को तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सनातन के का पुनरुद्धार अगर कोई कर सकता है, अगर कोई कर सकता था, तो एकमात्र सरकार है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार तो ये लगातार जो प्रमोट करने का काम करती है, ये सही है देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सनातन का प्रचार, वहां से अर्थ का भी, ये कहता है ना, पुरुषार्थ की जो 4 प्रकृति है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों प्रकृति को एक साथ उन्होंने जोड़ा है ना। बिल्कुल। देखिए, अगला सवाल ये लेंगे कि अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अब कई तरह की बातें भी सामने आती है कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अब नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के बाद कौन मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार का? सर, एक बुजुर्ग का रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। सब युवा आ जाएंगे ना तो कोई बांध के नहीं रख पाएगा। हम तो कहते हैं बुजुर्ग को भी स्थान दिए रहिए। बिहार को भी उस बुद्धि की आवश्यकता है, बिल्कुल, उस बल की आवश्यकता है, उस मेधा की आवश्यकता है ना। समय आएगा तो, जैसा मैंने पूर्व कहा आपको कि बिहार को एक नया चेहरा दिख रहा है सम्राट चौधरी के रूप में, वो दिखेगा। आपके ज्योतिष गणना के अनुसार
243 विधानसभा सीटों में जी, जी। एनडीए कितनी सीटें जीत रही है, महागठबंधन कितनी सीटें जीत रही है? देखिए सर, एनडीए के हिसाब से जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि मैं अपनी गणना से मैंने देखा है, एनडीए लगभग 260 से 290 के बीच जो है, 160 से 190। जी 160 से 190 के बीच में बिल्कुल आएगी। कितना मार्जिन आ जाएगा? हाँ 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 हाँ, इसको कोट करके रखेंगे, वो दिन चलाएंगे। हाँ बिल्कुल चलाइए आप। 160 से 180 के बीच में रहेगी ही रहेगी एनडीए, ये तय। हाँ, ऊपर हो, नीचे नहीं होने वाला है। सर इसके मतलब रीजन क्या रहेंगे? जैसे आप रीजन सर, प्रगति, विजन, मुद्दा। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है ना सर। उस मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए मैं कुछ देर के लिए पत्रकार बनता हूं, आप हैं, आप बताइए कि विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? विपक्ष का कोई विशेष 5 मुद्दा आप बताइए। सर है ही नहीं, सच बताऊं तो है ही नहीं। जो है, अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति उठ के कहता है कि मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। बिल्कुल। आपको इस पे हंसी नहीं आई? मुझे 3 दिन तक हंसी आई। हंसते रहेगा 3 दिन तक? हाँ सर, 3 दिन। मैं हंसते रहने का मतलब, जब उठे, एक होता है ना कि एक हंसी का मूड आना, मैं उनको सुन लेता हूं। आप समझ रहे हैं, बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी, हाँ आप कर सकते हैं। एक विधा है, आरजेडी की विधा रही है, कुछ जमीन लेकर के और नौकरी देने वाली। अच्छा, लैंड फॉर जॉब। तो यहां से वो कर लें तो मुझे नहीं पता है। तो लैंड फॉर जॉब के हिसाब से, लेकिन यह असंभव जैसी चीजें, कोई ऐसा वादा हो जो वास्तव में पूर्ण होने की तरफ जाए, पूर्ण हो। कई लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा कि इतना तो बिहार का बजट नहीं है, जितना आप सैलरी, अगर आप हर घर सरकारी नौकरी देते हैं तो उतना तो बजट भी तो होना चाहिए। उतना पूरा बिहार का बजट नहीं है। उनके पास बजट है ना, बिहार के पास नहीं है तो क्या हुआ? 15 साल को बिहार को लूटे हैं, तो उनके पास तो 15 साल का बजट रखा हुआ है ना जी। बिहार सरकार के पास बजट हो ना हो, उनका अपना बजट है, वो अपना सरकारी नौकरी देंगे। 200-400 विद्यालय बनवाएंगे, जैसे पहले 200-400 विद्यालय को चरवाहा विद्यालय बनवा दिए, तो वैसे ही कोई नया विद्यालय बनाएंगे वो। चलिए, एक सवाल नीतीश कुमार को लेकर पूछेंगे। सीएम नीतीश कुमार की कुंडली में सत्ता का योग अभी भी है या समय बदल चुका है? नहीं सर, सत्ता का योग है, कुछ समय तक तो जरूर है। कुछ समय के बाद वास्तव में अगर उनका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हो, या उनकी मानसिक पीड़ा अगर कुछ हो रही हो उनको, या स्वास्थ्य उनका गड़बड़ होता है, तो नहीं कह सकते हैं, सरकारें अपने दूसरे कैंडिडेट को सामने लाएगी। लेकिन सत्ता पक्ष में भी उनका प्रबल जो है योग है। अच्छा, अगर सब चीज अच्छा रहा, मान लीजिए अगर एनडीए की सरकार बनती है नवंबर में जी, तो 5 साल तक तो कार्यकाल होता है जी। आपके गणना के हिसाब से क्या लगता है, कितने बीच में एक योग आएगा ऐसा जहां पे बिहार को एक नए चेहरे की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। कब, मतलब नवंबर के बाद कितने दिनों के अंदर वो आएंगे? मैं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, गणना के हिसाब से राहु का प्रवेश लगभग ये 2026 के अक्टूबर के आसपास, बिल्कुल अक्टूबर से लेके 2027 के जुलाई तक आएगा। एक समय ऐसा जरूर आएगा, तो नया चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, नया चेहरा प्राप्त हो सकता है बिहार को, है ना। बिहार की राजनीति में बुध और बृहस्पति को लेकर हमने सवाल पूछा है, कौन तो अच्छा वो बेहतर निभा रहा है? निर्णायक मंडल पे है, बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी कि किसका सूर्य मजबूत है, बिल्कुल, बृहस्पति किसका मजबूत है, बृहस्पति किसका मजबूत है, और वाणी किसकी ओजस्वी है, जिसको बीजेपी प्रमोट भी, जैसा आपने बताया, बीजेपी प्रमोट कर रही है, उस चेहरे का नाम है सम्राट चौधरी। और भविष्य में बिहार को बहुत बेहतर स्थिति में लेके जाएंगे वो। उनका जो एटीट्यूड वगैरह है, एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। अरे शासक का एटीट्यूड नहीं होगा तो किसका एटीट्यूड होगा? दास का एटीट्यूड होगा। वो शासक है, वास्तव में उन्होंने पीड़ा देखी है अपने राजनीतिक करियर से। 30 साल के राजनीतिक करियर को उन्होंने अनुभव किया है। आपको ही पता है कि बीजेपी चुन के उठाती है, बीजेपी कोई परिवारवाद से तो चलती नहीं है, एनडीए परिवारवाद से चलती नहीं है। पहली बार कोई विधायक बन के आता है, उसको पिछले लाइन में बैठे हुए उठा के सीधे मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो लोग जो देख रहे होंगे वो कहेंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं बिहार की प्रगति के बारे में, क्योंकि मैंने बिहार की दुर्गति देखी है, मैंने पलायन झेला है सर। मैं मुंबई जाके काम कर रहा हूं, अच्छी स्टूडियो मुंबई में, अच्छी स्टूडियो बिहार में भी तो हो सकती थी।
मैं अपने चीजों की रिकॉर्डिंग जाके वहां कर रहा हूं। अपने रिसर्च के लिए मुझे अच्छे लाइब्रेरी के लिए मुझे जाना पड़ रहा है दिल्ली। क्यों? मैं झेल रहा हूं उस चीज को। मैं बीजेपी को प्रमोट क्यों करूंगा? और करूंगा, करने का वक्त आएगा बिल्कुल करूंगा। अगर वो सरकार ऐसी काम करेगी तो मैं बिल्कुल बीजेपी की तरफ रहूंगा। मैं तो कहूंगा पूरे बिहार वासियों को कि जो मैंने कहा ना, जो प्रगति का रास्ता हो। आप हमसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, तो मैं अपना पक्ष दूंगा ही दूंगा आपको, बिल्कुल, है ना। तो इस तौर पे जो प्रगति का रास्ता दिखा रही है एनडीए सरकार, उसकी तरफ व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। 14 नवंबर 2025 को किसकी सरकार बन रही है बिहार में? आखिरी सवाल। ये बताना तो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से उचित होगा। बता दीजिए, उसी हिसाब से बताइए। एनडीए की सरकार आएगी। एनडीए की सरकार बिल्कुल आएगी एनडीए की सरकार। जैसा मैंने सीट भी कंफर्म बताया आपको, 160 से 180। सीएम नीतीश कुमार ही होंगे? जी, सीएम नीतीश कुमार होंगे। कुछ समय के लिए तो जरूर होंगे। हाँ, बाद में भले ही चेंज हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो अलग चीज है, किसी नए चेहरे को बिहार को अच्छा, मिले। ये सवाल कई बार उठते हैं कि वो बीमार चल रहे हैं। आपकी ज्योतिष गणना के हिसाब से क्या? जी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। मैंने इसलिए पहले ही आपके पहले सवाल पे, नीतीश जी के पहले सवाल पे मैंने कंफर्म किया। उनके राजयोग है, लेकिन वास्तव में जो शरीर की जो अवस्था होती जा रही है ना, उस हिसाब से उनको जो है बेहतर आराम की आवश्यकता है ना। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके मन में जो सवाल चल रहे थे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना सीट जीत रहा है, ज्योतिष गणना के अनुसार हमारे साथ युवा ज्योतिषाचार्य आचार्य अश्वनी सरकार जी थे। इनसे बातचीत हुई है। इन्होंने अपने गणना के हिसाब से सारी बातें बताई हैं कि अगर बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने की किसी की संभावना होगी तो वो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भी इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।